हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है तृष्णा। सीधे सीधे कहो ना कि चंदन तो आ गया, अब चांदनी चाहिए। उदय ने हंसकर ईरा से कहा। उसका मन एक स्वच्छ और निर्मल आकाश था, एक कोरा कैनवस जिस पर वो जब चाहे जो भी रंग भर लेती थी। लेकिन यथार्थ के धरातल पर ऐसे कोई रह सकता है क्या? उसका मन कभी कभी उसे ये समझाता, पर ठहर कर इस आवाज को सुनने की ना तो उसे फुर्सत थी ना ही चाह। फिर उसे अचानक दिखा था उदय, उसके जीवन के सागर के पास से उगता हुआ। उसने चाहा था काश वो इतनी दूर ना होता, काश इस सागर को वो आंखें मूंद कर पार कर पाती। उसने आंखें मूंदी थी और आंखें खुलने पर उसने देखा उदय सागर को पार कर उसके पास खड़ा है, बहुत पास। सच तो ये था कि उदय उसका हाथ थामे चल पड़ा था। दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। संसार का माया जाल अपने भंवर की भयानक गहराइयों में उन्हें निगलने को धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उनके प्यार की खुशबू चंदन बनकर ईरा की गोद में आ गिरी तो वो चौंक उठी। बंद आंखों, अध खुली मुट्ठियों, रुई के ढेर से नरम शरीर के साथ एक खूबसूरत और प्यारी सी हकीकत, लेकिन ईरा के लिए एक चुनौती। ईरा की सुबह और शाम, दिन और रात चंदन की परवरिश में बीतने लगे। घड़ी के कांटे के साथ साथ उसकी हर जरूरत को पूरा करते करते वो स्वयं एक घड़ी बन चुकी थी। लेकिन उदय जब तब एक सदाबहार झोंके की तरह उसके पास आकर उसे सहला जाता। तब उसे एहसास होता कि वो भी एक इंसान है, मशीन नहीं। चंदन बड़ा होता गया। ईरा अब फिर से आज़ाद थी, लेकिन चंदन का एक तूफान की तरह आकर जाना उसे उदय की परछाई से जुदा सा कर गया। अब वो फिर से सालों पहले वाली ईरा थी। उसे लगता, क्या उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया? क्या अब वो निरुद्देश्य है? एक बार उदय रात में घर देर से आया था। थका सा आंखें बंद कर कर लेट गया। ईरा की आंखों में नींद नहीं थी। थोड़ी देर वो सोचती रही, फिर धीरे से पूछा, सो गए क्या? नहीं, क्या बात है? आंखें बंद किए ही वो बोला, मुझे नींद नहीं आती। उदय परेशान हो गया, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? अपनी बाहों का सिरहाना बनाकर वो उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। ईरा ने धीरे से अलग होने की कोशिश की। कोई बात नहीं, मुझे अभी नींद आ ही जाएगी, तुम सो जाओ। थोड़ी देर तब उदय उलझा हुआ सा जागा रहा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर गहरी नींद सो गया। कुछ दिनों बाद एक सुबह नाश्ते की मेज पर ईरा ने उदय से कहा, तुम और चंदन दिन भर बाहर रहते हो, मेरा मन नहीं लगता, अकेले में क्या करूं? उदय ने हंसकर कहा, सीधे सीधे कहो ना कि चंदन तो आ गया, अब चांदनी चाहिए। जी नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। अच्छा, मैं तो सोचता था तुम्हें घर के सुख से अलग कर बाहर की धूप में क्यों झुलसाऊं। मेरे मन में कई बार आया था कि पूछूं, तुम अकेली घर में उदास तो नहीं हो जाती हो? तो पूछा क्यों नहीं। ईरा के स्वर में मान था। तुम क्या करना चाहती हो? कुछ भी, जिसमें मैं अपना योगदान दे सकूं। मेरे पास बहुत काम है, मुझसे अकेले नहीं संभलता। तुम वक्त निकाल सकती हो तो इससे अच्छा क्या होगा। ईरा खुशी से झूम उठी। दूसरे दिन जल्दी जल्दी सब काम निपटाकर चंदन को स्कूल भेजकर दोनों जब घर से बाहर निकले तो ईरा की आंखों में दुनिया को जीत लेने की उम्मीद चमक रही थी। सारा दिन ऑफिस में दोनों ने गंभीरता से काम किया। ईरा ने जल्दी ही काफ़ी सारा काम समझ लिया। उदय बार बार उसका हौसला बढ़ाता। जीवन अपनी गति से चल पड़ा। सुबह कब शाम हो जाती और शाम कब रात, पता ही नहीं चलता था। एक दिन ऑफिस में दोनों चाय पी रहे थे कि एकाएक ईरा ने कहा, एक बात पूछूं? हाँ हाँ कहो। ये बताओ, हम जो ये सब कर रहे हैं इससे क्या होगा? उदय हैरानी से उसका चेहरा देखने लगा। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि रोज सुबह यहाँ आकर वही काम कर करके हमें क्या मिलेगा? क्या पाना चाहती हो? उदय ने हंसकर पूछा। देखो, मेरी बात मजाक में ना उड़ाना। मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ। हमें एक ही जीवन मिला है जो बहुत कीमती है। उस दुनिया में देखने को, जानने को बहुत कुछ है। क्या घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के चक्कर काट कर
हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो कुछ कर रही हो वो काफ़ी नहीं है? उदय भी गंभीर था। ईरा को न जाने क्यों गुस्सा आ गया। वो रोष से बोली, क्या तुम्हें लगता है जो तुम कर रहे हो वही सब कुछ है और कुछ नहीं बचा करने को? उदय ने मेज पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। देखो, अपने छोटे से दिमाग को इतनी बड़ी फिलॉसफी से थकाया ना करो। शाम को घर चलकर बात करेंगे। शाम को उदय ने कहा, हाँ अब बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? ईरा ने आंखें बंद किए किए ही कहना शुरू किया, मैं जानना चाहती हूँ कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आदर्श जीवन किसे कहना चाहिए? इंसान का सही कर्तव्य क्या है? अरे, इसमें क्या है? इतने सारे विद्वान इस दुनिया में हुए हैं। तुम्हारे पास तो किताबों का भंडार है, चाहो तो और मंगवा लो। सब कुछ तो उनमें लिखा है, पढ़ लो और जान लो। मैंने पढ़ा है लेकिन उनमें कुछ नहीं मिला। छोटा सा उदाहरण है, बुद्ध ने कहा कि जीव हत्या पाप है, लेकिन दूसरे धर्मों में लोग जीवों को स्वाद के लिए मारकर भी धार्मिक होने का दावा करते हैं और लोगों को जीने की राह सिखाते हैं। दोनों पक्ष एक साथ सही तो नहीं हो सकते। बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत से देशों में तो लोगों ने कोई भी जानवर नहीं छोड़ा जिसे वो ना खाते हों। तुम ही बताओ, इस दुनिया में एक इंसान को कैसे रहना चाहिए? देखो, तुम ऐसा करो, इन सबको अपनी एक अलग परिभाषा दो। उदय ने हंसकर कहा। ईरा ने कहना शुरू किया, मैं बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि जब पेड़ पौधे, जमीन, नदियाँ सब बर्फ से ढक जाते हैं तो कैसा लगता है? जब उजाड़ रेगिस्तान में धूल भरी आंधियां चलती हैं तो कैसा महसूस होता है? पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर कैसा अनुभव होता है? सागर के बीचों बीच पहुंचने पर चारों ओर कैसा दृश्य दिखाई देता है? ये सब रोमांच मैं स्वयं महसूस करना चाहती हूँ। उदय असहाय सा उसे देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ईरा को कैसे शांत करे। फिर भी उसने कहा, अच्छा उठो, हाथ मुंह धो लो, थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। फिर उसने चंदन को आवाज दी, चलो बेटे, हम बाहर जा रहे हैं। उन लोगों ने पहले एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी। चंदन ने अपनी पसंद की आइसक्रीम खाई। फिर एक थिएटर में पुरानी फिल्म देखी। रात हो चुकी थी तो उदय ने बाहर ही खाने का प्रस्ताव रखा। काफ़ी रात वो घर लौटे। कुछ दिनों बाद उदय ने ईरा से कहा, इस बार चंदन की सर्दी की छुट्टियों में हम शिमला जा रहे हैं। ईरा चौंक पड़ी, लेकिन उस वक्त तो वहाँ बर्फ गिर रही होगी। अरे भाई, इसीलिए तो जाएंगे, लेकिन चंदन को तो ठंड नुकसान पहुंचाएगी। वो अपने दादाजी के पास रहेगा। शिमला पहुंचकर ईरा बहुत खुश थी। हाथों में हाथ डालकर वो दूर तक घूमने निकल जाते। एक दिन सर्दी की पहली बर्फ गिरी थी। ईरा दौड़कर कमरे से बाहर निकल गई। बरामदे में बैठे बर्फ गिरने के दृश्य को बहुत देर तक देखती रही। फिर मौसम कुछ खराब हो गया था। वो दोनों 2 दिनों तक बाहर ही नहीं निकल सके। 3-4 दिनों बाद ही ईरा ने घर वापस चलने की जिद मचा दी। उदय उसे समझाता रह गया, इतनी दूर इतने दिनों बाद आई हो, 2-4 दिन और रुको फिर चलेंगे। लेकिन उसने एक नहीं सुनी और उन्हें वापस आना पड़ा। एक बार चंदन ने कहा, माँ, जब कभी आपको बाहर जाना हो तो मुझे दादाजी के पास छोड़ जाना। मैं उनके साथ खूब खेलता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं और दादी ने मेरी पसंद की बहुत सारी चीज़ें बनाकर मुझे खिलाईं। ईरा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और सोचने लगी। शिमला में उसे चंदन का एक बार भी ख्याल नहीं आया। क्या वो एक अच्छी माँ नहीं? अब वो चंदन को एक दिन के लिए भी छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। एक शाम चाय पीते हुए ईरा ने कहा, सुनो, विमलेश जी कह रही थी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन से 2-3 लोग आए हैं। वो सुबह 1 घंटे एक्सरसाइज करना सिखाएंगे और उनके लेक्चर भी होंगे। मुझे लगता है शायद मेरे कई प्रश्नों का उत्तर मुझे वहाँ जाकर मिल जाएगा। अगर कहो तो मैं भी चली जाया करूँ। 15-20 दिनों की ही तो बात है। उदय ने चाहा कि कहे, तुम कहाँ विमलेश के चक्कर में पड़ रही हो? वो तो सारा दिन पूजा पाठ, व्रत उपवास में लगी रहती है। यहाँ तक कि उसे तो इस बात का होश नहीं रहता कि उसके पति व बच्चों ने खाना खाया या नहीं। लेकिन वो चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ठीक है, सोच लो, तुम्हें ही समय निकालना पड़ेगा। ऐसा करो, 15-20 दिन तुम मेरे साथ ऑफिस नहीं चलो।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कर लूँगी। ईरा बहुत उत्साहित थी। ईरा अब एक्सरसाइज सीखने जाने लगी। सुबह जल्दी उठकर वो उदय और चंदन के लिए नाश्ता बनाकर चली जाती। उदय चंदन को लेकर टहलने निकल जाता और लौटते समय ईरा को साथ लेकर वापस आ जाता। फिर दिन भर ऑफिस में दोनों काम करते। शाम को घर लौटने पर कभी उदय कहता, आज तुम थक गई होगी, ऑफिस में भी काम ज़्यादा था और तुम सुबह 4 बजे से उठी हो। आज बाहर खाना खा लेते हैं। लेकिन वो नहीं मानती। अब तो वो एक्सरसाइज करना सीख चुकी थी। सुबह जब सो रहे होते थे तो वो उठकर एक्सरसाइज करती। फिर दिन का सारा काम करने के बाद रात में चैन से सोती। एक दिन ईरा ने उदय से कहा, एक्सरसाइज से मुझे बहुत शांति मिलती है। पहले मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब नहीं आता। कभी तुम भी करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। उदय ने हंसकर कहा, भावनाओं को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। सोचने के ढंग में परिवर्तन लाने से सब कुछ सहज हो जाता है। चंदन की गर्मी की छुट्टियां हुई। सबने नेपाल घूमने का कार्यक्रम बनाया। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचे, छोटे छोटे भिखारी बच्चों ने उन्हें घेर लिया। माई, भूख लगी है माई। तुम्हारे बच्चे जिए, बाबू 10 रुपए दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। लेकिन ये सब कहते हुए उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तोते की तरह रटे हुए वो बोले चले जा रहे थे। इससे पहले कि उदय पर्स निकालकर उन्हें पैसे दे देता, ईरा ने 20-25 रुपए निकाले और उन्हें देकर कहा, आपस में बराबर बांट लेना। काठमांडू पहुंचकर वहां की सुंदर छटा देखकर सब मुग्ध रह गए। ईरा सवेरे उठकर खिड़की से पहाड़ों पर पड़ती धूप के बदलते रंग देखकर स्वयं को भी भूल जाती। एक रात उसने उदय से कहा, मुझे आजकल सपने में भूख से बिलखते, सर्दी से ठिठुरते बच्चे दिखाई देते हैं। फिर मुझे अपने इस तरह घूमने फिरने पर पैसा बर्बाद करने के लिए ग्लानि सी होने लगती है। जब हमारे चारों तरफ इतनी गरीबी और भुखमरी फैली हुई है, हमें इस तरह का जीवन जीने का अधिकार नहीं है। उदय ने गंभीर होकर कहा, तुम सच कहती हो, लेकिन स्वयं को धिक्कारने से समस्या खत्म तो नहीं हो सकती। हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन भीख देकर नहीं। हो सके तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमने अपनी जिंदगी में ऐसे 4-6 घरों के कुछ बच्चों को पढ़ने लिखने में आर्थिक या अन्य सहायता देकर अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया तो वो कम नहीं है। तुम इसमें मेरी मदद करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ईरा प्रशंसा भरी नजरों से उदय को देख रही थी। उसने कहा, लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी है, 2-4 घरों को सुधारने से क्या होगा। नेपाल से लौटने के बाद ईरा ने शहर की समाज सेवी संस्थाओं के बारे में पता लगाना शुरू किया। कई जगहों पर वो स्वयं जाती और शाम को लौटकर अपनी रिपोर्ट उदय को विस्तार से सुनाती। कभी कभी उदय झुंझला जाता, तुम किस चक्कर में उलझ रही हो। ये संस्थाएं काम कम दिखावा ज़्यादा करती हैं। सच्चे मन से तुम जो कुछ कर सको वही ठीक है। लेकिन ईरा उससे सहमत नहीं थी। आखिरकार एक संस्था उसे पसंद आ गई। अनीता कुमारी उस संस्था की अध्यक्ष थी। वो एक बहुत बड़े उद्योगपति की पत्नी थी। ईरा उनके भाषण से बहुत प्रभावित हुई थी। उनकी संस्था एक छोटा सा स्कूल चलाती थी जिसमें बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता था। गांव की ही कुछ औरतों व लड़कियों को इस कार्य में लगाया गया था। इन शिक्षिकाओं को संस्था की ओर से वेतन दिया जाता था। समाज द्वारा सताई गई औरतों, विधवाओं, एकाकी वृद्ध वृद्धाओं के लिए भी संस्था काफ़ी कार्य कर रही थी। ईरा सोचती थी कि ये लोग कितने महान हैं जो वर्षों निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन की वजह से वो अनीता का दाहिना हाथ बन गई। वो गांव में जाती, वहां के लोगों के साथ घुल मिलकर उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करती। ईरा को कभी कभी महसूस होता कि वो उदय और चंदन के साथ अन्याय कर रही है। एक दिन यही बात उसने अनीता से कह दी। वो थोड़ी देर उसकी तरफ देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम सच कह रही हो। तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पति का तुम पर पहला अधिकार है। तुम्हें घर और समाज दोनों में सामंजस्य रखना चाहिए। ईरा चौंक गई, लेकिन आप तो सुबह आंख खुलने से लेकर रात देर तक समाज सेवा में लगी रहती हैं और मुझे ऐसी सलाह दे रही हैं। मेरी कहानी तुमसे अलग है ईरा।
मेरी शादी एक बहुत धनी खानदान में हुई। शादी के कुछ सालों बाद तक मैं समझ नहीं सकी कि मेरा जीवन किस ओर जा रहा है। मेरे पति बहुत बड़े उद्योगपति हैं। आए दिन या तो मेरे या दूसरों के यहाँ पार्टियां होती हैं। मेरा काम सिर्फ सज संवर कर उन पार्टियों में जाना था। ऐसा नहीं था कि मेरे पति मुझे या मेरी भावनाओं को समझते नहीं थे, लेकिन वो मुझे अपने कीमती समय के अलावा सब कुछ दे सकते थे। फिर मेरे जीवन में हंसता खेलता एक राजकुमार आया। मुझे लगा मेरा जीवन खुशियों से भर गया, लेकिन अभी उसका तुतलाना खत्म भी नहीं हुआ था कि मेरे खानदान की परंपरा के अनुसार उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। अब मेरे पास कुछ नहीं था। पति को अक्सर काम के सिलसिले में देश विदेश घूमना पड़ता और मैं बिल्कुल अकेली रह जाती। जब कभी उनसे इस बात की शिकायत करती तो वो मुझे सहेलियों से मिलने जुलने की सलाह देते। धीरे धीरे मैंने घर में काम करने वाले नौकरों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरू में तो मेरे पति थोड़ा परेशान हुए, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहाँ से यहाँ तक मैं उनके सहयोग के बिना नहीं पहुँच सकती थी। उन्हें मालूम हो गया था कि अगर मैं व्यस्त नहीं रहूँगी तो बीमार हो जाऊँगी। ईरा जैसे सोते से जागी, उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर चली आई। उसे जल्दी लौटा देखकर उदय चौंक पड़ा। चंदन दौड़कर उससे लिपट गया। उदय और चंदन खाना खाने जा रहे थे। उदय ने अपने ही हाथों से कुछ बना लिया था। चंदन को होटल का खाना अच्छा नहीं लगता था। मेज पर रखी प्लेट में टेढ़ी मेढ़ी रोटियां और आलू की सूखी सब्जी देखकर ईरा का दिल भर आया। चंदन बोला, माँ, आज मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। पिताजी भी ठीक से खाना नहीं खाते हैं। ईरा ने उदय की ओर देखा और उसकी गोद में सिर रखकर फफक कर रो पड़ी। मैं तुम दोनों को बहुत दुख देती हूँ, तुम मुझे रोकते क्यों नहीं? उदय ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है और पति होने का अधिकार मैं ज़बरदस्ती तुमसे नहीं लूँगा, ये तुम जानती हो। जीवन के अनुभव प्राप्त करने में कोई बुराई तो नहीं, लेकिन बात क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? ईरा उसे अनीता जी के बारे में बताने लगी, जिनको आदर्श मानकर मैं अपनी गृहस्थी को अनदेखा करने चली थी। उनके लिए तो समाज सेवा सूने जीवन को भरने का साधन मात्र थी। लेकिन मेरा जीवन तो सूना नहीं। अनीता के पास करने के लिए कुछ नहीं था। ना पति पास था, ना संतान, और ना ही उन्हें अपनी जीविका के लिए संघर्ष करना था। लेकिन मेरे पास तो पति भी है, संतान भी, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, जिनके साथ इस समाज में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे संघर्ष करना है। ये सब ईमानदारी से करते हुए समाज के लिए कुछ कर सकूं, वही मेरे जीवन का उद्देश्य होगा, और यही जीवन का सत्य भी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।